बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इस वक्त भी मुल्तान, मुज़फ़्फ़रगढ़, बहावलपुर, बहावलनगर, ये तमाम वो एरियाज़ हैं जो कि पंजाब के बाद इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से के अंदर हैं। और अगर देखा जाए तो एक नया रैला जो कि अब कहा जा रहा है कि सतलुज के अंदर आया है, इससे कसूर के और दीगर जो तमाम इलाके हैं, अजला हैं, वो फिर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। पानी पहले से कम नहीं हुआ, लेकिन और मज़ीद पानी ज़रूर आया है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ जो अदाद शुमार बता रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस सैलाब से जो एक बास्केट है खुराक की, जिसे कहते हैं फूड बास्केट, उसका बहुत नुकसान हुआ है। आरिफ हबीब लिमिटेड जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है वो नाजुक तरीन सूरत हाल में खड़ी है और इब्तदाई तखमीना है 409 अरब रुपए या 1.4 अरब डॉलर जो कि नुकसान पाकिस्तान की मईशत को इस सैलाब से अब तक हुआ है सिर्फ पंजाब के अंदर। ये भी बता दें आपको कि तकरीबन 13 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन जो है वो डूब चुकी है। चावल, गन्ना, कपास, मकई जैसी अहम फसलें भी तबाह हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ थी जो 3.4% कही जा रही थी, पहले ही बहुत कम है, वो मज़ीद कम हो गई है और 3.2% ग्रोथ पाकिस्तान की अब एक्सपेक्टेड है। ये इससे ग़िज़ाई किल्लत में भी इजाफ़ा होगा और ज़ाहिर है कि भूख में इजाफ़ा होगा, अफलास में इजाफ़ा होगा। ये जो पूरी की पूरी यानी ख़ास करके जो किसान है उसकी तो कमर टूट चुकी है और उसका नुकसान अब पाकिस्तान के जो दीगर इलाके, अजला, सूबे और पूरे पाकिस्तान को होगा जब ज़ाहिर है कि खुराक की दस्तयाबी में मुश्किलात होंगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वस्ती और सूबाई पंजाब में 60% चावल की जो फसल है वो, 35% कपास, 30% गन्ना, उसकी फसल तकरीबन मुतासिर हुई है जो कि अब इस काबिल नहीं है कि वो खाई जा सके। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म से ग़िज़ाई और ज़रई एमरजेंसी लगाने की बात की है बिलावल भुट्टो साहब ने। वो मुख्तलिफ़ जगहों पे दौरे पे भी गए हैं, उन्होंने वहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा की भी तारीफ़ की है, लेकिन असल बात उन्होंने ये कही है कि UN के पास पाकिस्तान को जाना चाहिए था जिसमें कि पाकिस्तान ने देर कर दी। वो ये क्यों कह रहे हैं, इस पर बात करें। दूसरी अहम स्टोरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलचल है। सुप्रीम कोर्ट में इज़्तिराब है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आज फुल कोर्ट जो था उसमें वो शरीक नहीं हुए, गो कि मुतालबा था कि फुल कोर्ट इजलास तलब किया जाए, लेकिन आज वो वहाँ नहीं गए। एक और ख़त आ गया है, इससे पहले भी खतूत आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 6 नुकात पर मुश्तमिल एक ख़त जो है वो पहले ही लिखा जो कि 7 सफ़ों पर मुश्तमिल था। उसमें मुख्तलिफ सवालात उन्होंने पूछे जिसमें कि प्रोसीजर कमेटी के हवाले से भी सवालात थे। 26वीं तरमीम का जो केस है वो अभी तक क्यों नहीं सुना जा रहा, ये भी उन्होंने सवाल पूछा। आज चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और ख़ास करके ये कॉन्फ्रेंस जो है जुडिशल साल के आगाज़ के ऊपर थी, उस पर उन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए हैं। ये भी कहा है कि कमेटी भी बनाई जाएगी, लेकिन 26वीं तरमीम क्यों फ़िक्स नहीं हो रही, इसके ऊपर उन्होंने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। क्या एक नई सफ़बंदी हो रही है अदलिया के अंदर और इसका मतमए नज़र क्या है, इस बार इसका क्या स्कोप होगा, और ख़ास करके अक्टूबर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, क्या उसका भी महवर जो है वो 26वीं आइनी तरमीम होगी, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर तैयब बलोच जो कि पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, प्रेस क्लब के मेंबर हैं, आज उन्होंने कुछ दिन पहले भी अलीमा खान साहिबा से सवाल पूछा था जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। आज उनको बाकायदा PTI के कारकुन मुबैना तौर पर उनको मारा है, उन पर तशद्दुद किया जो बहुत ही काबिल मुज़म्मत इक़दाम है। तमाम सहाफ़ती तंजीमें इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और ये सोचा जा रहा है इस वक्त जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ़ लोगों से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया कवरेज है उसका बायकॉट किया जाए जब तक कि माफ़ी नहीं मांगी जाती। क्या हालात है, क्यों ये तशद्दुद है, क्यों बार बार ख़ास करके सहाफ़ी वो किसी भी तरफ के हों जो भी हों, लेकिन वो क्यों निशाना बनाए जाते हैं, उनको निशाना क्यों बनाया जाता है, और आज़ादी इज़हार क्या सिर्फ़ और सिर्फ किसी ख़ास जमात के तक महदूद है या आज़ादी इज़हार, सवाल पूछने की आज़ादी सबके लिए होनी चाहिए। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वाइस चेयरमैन हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन
कि बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब नदीम अफजल चंद साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली भी हैं, PAC के मेंबर चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है। सबसे पहले मुस्तफ़ा आपसे ही शुरू करती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले तैयब बलोच साहब ने आपसे भी सवाल पूछने की जसारत की थी, मगर आपने जवाब दिया था। ऑफ कोर्स एक मैच्योर सियासतदान है वो जवाब देता है। आप क्या कहेंगे जो आज इंसिडेंट हुआ है अडयाला के बाहर? आई कंडेम इट। थैंक यू। आपने दुरुस्त निशानदेही की। उन्होंने आज से 3-4 दिन पहले मेरे से एक सवाल पूछा था, उनकी टोन थोड़ी सी हाश थी, लेकिन उसके जवाब में मैंने उन्हें यही कहा कि तैयब साहब आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सवाल करना आपका हक है। ठीक। टोन आपकी हाश थी, लेकिन जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। हाँ। और ये बात करके मैं उनके सवाल का जवाब देकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे चले गए। अगर मैं उसी वक्त उनसे उलझ पड़ता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मंदरजात थे या जो उसका टॉपिक था वो पीछे रह जाना था और मेरा उनसे उलझाओ वो एक खबर बन जानी, जैसे आज हुआ, जिस तरह आज हुआ। अनफॉर्चुनेटली टाइम्स इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो चुकी है कि जिसमें सहाफ़ी खुसूसन इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल का शिकार है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कोई बात हो जाए तो फिर वो जो जमातें हुकूमत में होती हैं वो अपना रिएक्शन देती हैं। जो हमने देखा है कि जो इदारे हैं उनके इश्तिहारात बंद हो जाते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ तरह की कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती हैं। और अपोजिशन का तो एलाय होता है मीडिया। जी हाँ, बिल्कुल। और अपोजिशन को तो ज्यादा कॉशियस होना चाहिए कि वो कोई ऐसा जवाब ना फराहम करे, कोई ऐसा मौका ना फराहम करे कि जिससे मीडिया के साथ कोई चपकलिश बने या कोई तलखी पैदा हो। तो ये जो नेचुरल अलायंस है उसमें अगर कोई सख्त सवाल पूछ भी लेता है तो आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। आज बजाय इसके कि ये नेशनल खबर होती, खबर तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और थी। आज उन्होंने सवाल भी नहीं पूछा था। आज उस सवाल से पहले ही जो है, पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कैंपेन शुरू हो गई कि उनको आज मारा जाएगा और उनको मारा जाना चाहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हमारी इत्तलात हैं जो हमें बता रहे हैं वहाँ पे सहाफ़ी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी जो उकसाया गया लोगों को। और फिर सवाल अभी पूछा नहीं था, पहले गालम गलोच उधर से हुई और उसके बाद फिर जो है उनको मारा गया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तरह से फिर फॉल्स फ्लैग आप कहेंगे इसको, कि ये फॉल्स फ्लैग हो गया PTI के खिलाफ, ये क्या? देखिए ये फॉल्स फ्लैग वाला लफ्ज तो आई डोंट नो इसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन कुशादा दिली और चीज़ों को इग्नोर करना कई दफ़ा उसमें आफियत होती है। सही बात है। और खुसूसन जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एक जबर हुआ है। उनका एक विक्टिमहुड का एक बयानिया भी है और उसमें हकीकत भी है। तो ऐसी सूरत हाल में आप एलाइज लूज नहीं करते, आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं कि यार कि मेरे जो कोई ऐसा कदम मैं ना उठाऊं कि जिससे जो अपोजिशन का ट्रेडिशनल एलाय होता है मीडिया, कि वो मुझसे दूर हो जाए। सही बात। और फिर एक जब हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की तो उस वक्त भी ऐसे वाकयात हुए कि जिनकी वजह से मीडिया तहरीक इंसाफ से दूर हुआ। बल्कि इमरान खान साहब ही इज़ द ओनली पर्सन जिनको के प्रीडेटर, बल्कि बहुत सारे और जो बाहर के थे, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे जिनको कहा गया प्रेस फ्रीडम के प्रीडेटर के तौर पे। प्रेस फ्रीडम्स के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें ज़रा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए जी, और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अनफॉर्चुनेट वाकयात ना हो। अच्छा, अब ये आज़ादी इजहार का मामला है नदीम अफजल चंद साहब, जबर का मतलब ये है कि जमातों पे होता है और हमेशा होता रहा है कि उसका इजहार यूं किया जाए और इस तरह से जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग भी, बल्कि आज तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनको सवाल क्यों उन्होंने पूछा है और सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। तो क्या जबर का मतलब ये लिया जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है तैयब बलोच के साथ और एजाज के साथ भी। जी, एजाज साहब भी बिल्कुल बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बीट रिपोर्टर मस्कीन आदमी बेचारे, ये हमारे साथी होते हैं, हर जमात के अपने अपने बीट रिपोर्टर होते हैं। मुस्वा को पता है कि उनकी बड़ी फ्रैंकनेस होती है। अब उनकी बीट है वो PTI की, उनको इदारे ने दी हुई है, उन्होंने या कोर्ट की बीट होगी, तो मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती है। और मैं देख रहा था इनका वो वकील साहब, एक पता नहीं वो नहीं 75 साहब मेरे इलाके से हैं, वो गालियाँ दे रहे थे, उन्होंने शुरू किया
अलीमा बीवी के जो वीडियो हमने देखी है उसमें नहीं पंजूता साहब ने तो वो मैं समझता हूँ ये बड़ा गलत है। इस पे अब अलीमा को खुद माजरत करनी चाहिए। और या पीटीआई के वो कह रही है कि उनको हरासा किया जा रहा था, इन लोगों को नहीं देखिए प्लांटेड थे ये लोग। तकड़े तकड़े बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, लड़ना है तो उनसे लड़े ना जो किसी के एजेंडे पे। ये बेचारे बीट रिपोर्टर्स ने क्या आपको कहा है, और फिर आप किसी और का गुस्सा इन पे निकाल रहे हैं। आपके ग्रुप के अंदर से आपको सुना एक गंडापुर ग्रुप ने आपको अंडा मरवाया, दूसरे अंदर की लड़ाई है उसको ये साफ़ियों को जिम्मे आप डाल रहे हैं। साफ़ी क्या सवाल करता है, ठीक है किसी इदारे का एजेंडा होगा या किसी और बड़े का एजेंडा होगा, बीट रिपोर्टर्स का क्या एजेंडा होना होता है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और सियासत का और सहाफ़त का बड़ा साथ है। हमारी आपस की लड़ाई जो है इसमें सियासत का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आप नहीं समझते कंडेम करना चाहिए बगैर किसी अगर मगर के, ये कि इनको लॉन्च किया गया, इनको फीड किया गया, इनको प्लांट किया गया, मतलब इस तरह जस्टिफाई करना चाहिए कि उनको ठीक मारा नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल माजरत करनी चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए साफ़ियों से और साफ़ियों से, और इस तरह ये अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। खुर्रम साहब, ये क्यों ये वतीरा बन गया है सियासी जमातों का? PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, वो सब के सब जो है वो फिर आखिर में सारा मलबा जो है वो सहाफ़ी पे गिराते हैं, उनको ताने तशनी सुनने पड़ते हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? सहाफ़ी को अपने काम की वजह से अगर उस पर कोई उफ्ताद आती है और इस तरह की मारपीट होती है, उसकी तो गैर मशरूत मज़म्मत है और होनी चाहिए। लेकिन अगरचे सब जमातें इस मामले में अपने अपने दौर में गिल्टी रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का तो एक ख़ास तुर्रा इम्तियाज़ है ये। अगर आपको सना मिर्ज़ा के आंसू नहीं याद, मुझे याद है। जी, हमें याद। इतनी तारीख़ है ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा करने की। मुझे वो भी याद है कि जब इनका दौरे हुकूमत था तो ख़वातीन सहाफ़ी इकट्ठी होकर बिलावल जरदारी साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे, सेनेट की ह्यूमन राइट्स के मुस्तफा साहब, बिल्कुल इनके साथ ख़वातीन सहाफ़ी मिलकर गई थी। तो लिहाजा जो PTI का सोशल मीडिया है वो इनका एक हथियार है हरासा करने अब तो PMLN का भी तस्लीम कीजिए, अब आपका भी है। आप कह दें कि हरासा करने का हथियार है। लेकिन ये एक है सोशल मीडिया, लेकिन इसको तशद्दुद में जो तब्दील होना है ये बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। अभी हमें एक ऊपर नीचे हम होते रहते हैं आज़ादी सहाफ़त के मामले पर, लेकिन कोशिश यही करनी है कि ये जो सतून है जमहूरियत का और आइन का ये कायम रहे, क्योंकि इसके साथ और बहुत सारी नहीं रवादारी भी। अब देखें ना, उस दिन उज़मा बुखारी साहिबा ने कुछ ऐसे अल्फाज दे दिए, ठीक है उन्होंने डिग्री लिया उसके बाद, मगर रवादारी भी ये तो सियासी जमातों को आनी चाहिए कि आप इस तरह से दूसरे के असल में बर्दाश्त करते हैं। आपके नाजरीन से भी मेरी दरख्वास्त है, रवादारी किसी आइन में नहीं लिखी हुई, किसी कानून में नहीं लिखी हुई। ये हमने मिलकर फैसला करना है कि हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे। और आई थिंक सबसे बड़ी मिसाल जो है वो 2006 का जो मीसाक जमहूरियत था शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान, वो क्या था? अगर आप उसकी रूह तो यही थी कि हम एक दूसरे, हम मुखालिफ ज़रूर हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे और को एग्जिस्ट करेंगे, जिसको हम कहेंगे कि महज़ब तरीके से। अब उस अगर महज़ब को एग्जिस्टेंस को फिर इसी जमात ने जो है जिन्होंने आज हमला किया तैयब बलोच पे, उन्होंने उस महज़ब को एग्जिस्टेंस को मिली भगत बना दिया कि जी ये तो मिल गए हैं, ये तो आपस में मिल गए हैं। भाई हमें एक दूसरे की मुखालफत पॉलिसीज़ पर करनी है। अगर बेहतर तो ये होता कि आज इस खबर ये होती कि जी PTI ने फैसला किया है कि जो सैलाब ज़दगान थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी मुस्तकिल बहाली के लिए वो इंतज़ाम करेंगे, लेकिन वो खबर नहीं है। खबर यही है कि डाला जेल के बाहर कौन आया है, कौन गया है, कौन अंदर गया है। और आज खबर ये है कि एक सहाफ़ी को, दो सहाफ़ियों को जो बड़े सीनियर हैं, दोनों तैयब साहब भी बड़े सीनियर हो गए, दोनों बड़े सीनियर जो हैं उनको उनकी इज़्ज़तों को, तो ये क्या खबर है? खबर जब अब हम सैलाब में डूबे हुए हैं और सैलाब के बहुत सारे इशूज़ जो हैं जो दोबारा देखना है, उसको दोबारा सोचना है, किस तरह हमने आगे आने वाले सालों में बचाना है, लेकिन खबर कोई और है, ये तशद्दुद की खबर है। नहीं, मैं खैर इस टॉपिक को वाइंड अप भी करना चाहती हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी से शिकायत बहरहाल कम है।
एक प्योर पार्टी ने कभी भी तशद्दुद नहीं किया, तशद्दुद भी, और अगर किसी हमारे बंदे ने किया है तो हमने खुद उसकी मजम्मत की है और माजरत की है। ऐसा कोई बता दे मुस्तफ़ा से, इसको कोई याद हो, मुझे तो नहीं कोई याद कभी हमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी पे। अच्छा। लेकिन आप तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो ह्यूमन राइट्स को मुस्तफ़ा ऑलरेडी बड़ा बोलता है, आप जो तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसमें भी ह्यूमन राइट्स को आप मेरे ख्याल है इस पॉइंट को उजागर करेंगे। नहीं, वो तो ऑलरेडी उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जिसको सुना ही नहीं जा रहा। असल बात तो ये है ना कि वो पिटीशनों की अब बारी आ गई है सुनने की, सैलाब के बाद अब मेरे ख्याल पिटीशनों की बारी। सियासी सैलाब आ रहा है आपके ख्याल? सियासी अदालती सैलाब कह दें, सियासी सैलाब कह दें। मैं समझता हूँ कि जहाँ हम समझते हैं ना कि हर चीज़ हम कंट्रोलेबल है, वहाँ काम अल्लाह की तरफ से शुरू हो जाता है और चीज़ें निकल आती हैं। अच्छा। और ये हमने जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया उस वक्त भी देखा, इससे बाद में भी कई दफ़ा देखा, पहले भी देखा। तो मेरे ख्याल में ये जो सफोकेशन, ये जो कुछ हो रहा है, ये लड़ाई मार कुटाई, कभी ये चीज़ें अच्छाई की तरफ नहीं जा रही। आपने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि मतलब सैलाब के बाद जो है वो कुछ पिटीशंस आ रही हैं। देखिए मैं आपका एक तो शुक्रिया ज़ाती तौर पे अदा करना चाहता हूँ कि आपने बड़ी रिपोर्टिंग की सैलाब में, और हमारे काश्तकार आपसे बड़े खुश हैं। सच्ची बात है, क्योंकि इस्लामाबाद लाहौर के जो जर्नलिस्ट हैं, यहाँ के कारपोरेट तो रिपोर्टिंग हर कोई करता है, लेकिन उन लोगों की रिपोर्टिंग करना और जिनके पास सरकारी लोग भी नहीं पहुँचे, और पाकिस्तान में जो अभी आप फिगर एक दे रहे थे, उस फिगर को आप कभी उन इलाकों में जाए ना जहाँ पे रेस्क्यू वाले भी नहीं पहुँचे, और आप सिर्फ मोटरवे के साथ दाएं तरफ ये हाफिजाबाद जो ही पानी आया, और जो डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद, गुजरात, मंडी बौद्दीन की तहसील पालिया, आगे चनेओट जी, इन इलाकों में जो एग्रीकल्चर की फसलें जो तैयार थी, जो उनको नुकसान खत्म हो गई बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, मकई की फसल 1 लाख रुपया बेचारा छोटा छोटा किसान जिसकी इन्वेस्टमेंट थी किसी की 50,000 से लेके 1 लाख, और कुछ लोगों ने ठेके पे जमीनें ली हुई उनका बहुत, और जो ठेका है वो भी 1.5 लाख रुपया है। अच्छा, इस पे मैंने बात करनी है। अली मोहम्मद खान साहब ने ज्वाइन किया है और पीटीआई से चूंकि हम बारे में बात कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप क्या कहेंगे तैयब बलोच के ऊपर हमला बाकायदा मुनज़्ज़म सोचा समझा है या आप समझ रहे हैं कि ये बस लोगों का, कारकुनों का गुस्सा था जो उन्होंने निकाल दिया, कि ये काबिल मज़म्मत बात नहीं है? जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी सूरत में तरीके से मीडिया पर के साथ कोई ज़द-ओ-कोब की ना हम सपोर्ट करते हैं, ना होना चाहिए, ना कभी ऐसे हुआ है। जनाब इमरान खान साहब जब खुद बनी गाला होते थे और आपने बेशुमार बार कवर किया है, और मैंने भी नदीम की गुफ्तगू सुनी, शायद आपके साथ प्रोग्राम में है जी, बैठे हुए हमारे साथ होते थे, और मीडिया वगैरह की चीज़ें के सामने होती थी। तो खान साहब तो बहुत मीडिया सेवाई पर्सन है, इज ए मीडिया फ्रेंडली पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल और द मोस्ट इंटरव्यूड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मगर ये खान साहब की भी बात नहीं हो रही, खैर उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं आपके दौर के, मगर अब तो अलीमा खान साहिबा के रवैये की बात हो रही है कि वो बीच में, अगर आप ऑडियो सुने तो वो खुद भी बात कर रही हैं उसके बीच में। पहले पंजोथा साहब बोलते हैं, फिर वो बोलती हैं, फिर वो कहती हैं कि हरासा किया गया मुझे और इन लोगों को प्लांट किया गया है कि ये हमें ये टाउट हैं। तो सवाल पूछने से कोई टाउट हो जाता है अली मोहम्मद खान साहब? देखिए मैं वही बात कर रहा था, लेकिन इसमें दूसरा सवाल किया, मैं ये अर्ज कर रहा था कि खान साहब उन लीडर्स में से हैं जिनको अगर आप मियां साहब से या जरदारी साहब से कंपेयर करें तो खान साहब ने बेशुमार इंटरव्यूज दिए हैं, हर तरह के सख्त सवालों का सामना किया है। हो सकता है तो नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, रिएक्शन में करने। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मगर आप मजम्मत कर रहे हैं आप इस वाकये की जो हुआ है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी वक्त में ज़द-ओ-कोब नहीं करते। अली मोहम्मद खान साहब, मैं ब्रेक लेती हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया बात की है और अपना मौक़िफ़ दिया है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और जो नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि सैलाब के बाद कुछ और मामलात भी हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो सैलाबी सियासत है इसके बाद उसका भी आगाज़ हो रहा है। मुस्तफ़ा आप बताइए, आपका एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामलात चल रहे हैं इसका क्या नज़र आता है आपको आगे जाके, और आपकी अपनी पिटिशन भी है जो कि अभी भी ज़ाहिर है कि नहीं लगाई गई। आज भी फुल कोर्ट था, उसमें 4 जज साहिबान नहीं गए। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या हो सकता है? देखिए, एक तो जेन्युइनली लीगल फ्रेटर्निटी जितनी है उस सारी को अब ये एहसास हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की जो बदनुमा शक्ल है और जो उसके असरात हैं वो अब नज़र आना शुरू हुए हैं, कि जिसमें ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट कर रहा है जजेस की, बल्कि साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का भी एक मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से अगर वो कोई भी फैसला आज़ादाना देते हैं या ऐसा फैसला जिससे हुकूमत नाखुश होती है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम को साल हो गया तकरीबन चैलेंज किया हुआ, वो पिटिशंस नहीं लग रही थी। अचानक जज साहिबान के मंसूर अली शाह साहब के और मुनीब साहब के ख़त सामने आए जिसके ज़रिए हमें पता चला कि माजरा चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। उनका कहना यह था कि 3 मेंबर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो ये फैसला करती है कौन सा केस कहाँ लगना है और कौन से बेंच में लगना है। तो उसमें अक्सरियत के साथ हमने ये फैसला किया कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बैठकर इन 26वीं तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस आई हैं उनको सुने। लेकिन चीफ जस्टिस ने वो केस नहीं लगाया, और साथ ही उन्होंने जो हमें अपने खत के जरिए आगाह किया कि चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैंने गैर रस्मी तौर पर मुशावरत की है बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से, और उनका ख्याल है कि फुल कोर्ट इस पर ना बिठाएं और ये आईनी बेंच के सामने लगा दें। गैर रस्मी मुशावरत एक कानूनी फैसले को नहीं बदल सकती। मैंने जो पिटिशन की है इसी बुनियाद पे की है कि अभी तक उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो फैसला है अक्सरियत के साथ जो किया गया था वो अपनी जगह पर कायम है, वो अनडू नहीं हुआ, वो लीगली अपनी जगह पर स्टैंड करता है। और उस फैसले के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस हैं वो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बैठकर जजेस सुने। अब ये जो मामला चल रहा है, आज भी फुल कोर्ट की गई, वो मैंने खत पढ़ा है जो मंजर आम पर आया है 4 जज साहिबान ने जो खत लिखा है। अब उसके अंदर भी उन्होंने आर्टिकल 191 की ठीक तशरीह की है। आर्टिकल 191 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना अंदरूनी निज़ाम वज़ा करने के लिए रूल्स बना सकती है, ये उसको इख्तियार हासिल है। रूल्स बनाने के लिए एक कमेटी होगी, उस कमेटी के जरिए तजावीज़ दी जाएंगी, तजावीज़ ली जाएंगी, उन पर बहस होगी और फिर रूल्स बन जाएंगे। अब बाय सर्कुलेशन आज से 8 अगस्त को गालिबन बाय सर्कुलेशन उनकी रूल्स की मंजूरी ली गई, और फिर उसके बाद 3 दिन बाद फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया गया। आज भी ली गई है, मगर उसमें 4 जज साहिबान नहीं थे, बाकी अक्सरियती फैसले के साथ। अगर 4 लोग नहीं जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने रूल्स बनाने। और दूसरी बात ये कि आईनी मुकदमा है तो आईनी अदालत में जाएगा ना, वो फुल कोर्ट में। आईनी अदालत तो खुद प्रोडक्ट है 26वीं आईनी तरमीम का, यानी कि आप एक इस दूसरे अल्फाज में ये कह रही हैं कि जो उसका प्रोडक्ट है वही बैठकर फैसला करे कि हम ठीक बने या गलत बने। ये तो बुनियादी प्रिंसिपल है कानून का, लैटिन का एक मैक्सिम है, नीमो जुडेक्स कॉजा सुआ, ये आपका कि अ मैन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज। बट ये पार्लियामेंट ये कानून के ये कौन सी पार्लियामेंट जो 47 में बैठी है? सर ये तो आपका कहना है। 2/3 अक्सरियत नहीं, हमारा कहना नहीं। आपने अपने टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स चलाए हैं जिसके अंदर अख्तर मेंगल साहब की स्टेटमेंट चलाई है कि उनके मेंबरान को अगवा कर लिया गया। तो जो आईनी तरमीम मेंबरान को महबूस करके अगवा करके कराई जाए तो उनको काबिल कबूल होना चाहिए। और ऐसी आईनी तरमीम जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है उसको चेंज कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2018 के जो पार्लियामेंट के कवानीन है फिर वो भी तस्लीम नहीं होंगे। आईनी तरमीम की जो हुकूमत है वो भी उसके जो बनाएगी कानून वो भी तस्लीम नहीं होंगे। देखिए, कोई एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपैरिजन है। इस आईनी तरमीम को कराने के लिए उस वक्त भी 2018 में आपको याद होगा कि एक आईनी तरमीम हुई थी फाटा इंजमाम जिसके जरिए खत्म किया गया था। आईनी तरमीम का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में तो कहीं पर भी ये नहीं है कि ड्राफ्ट कहीं और तैयार हो और असेंबलियां 1 हफ्ता 10 दिन तक बैठी रहे, मेंबरान को पता ही ना हो कि ड्राफ्ट क्या है। ये अब बातें तो रिकॉर्ड की बातें, ठीक बात है। और आखिरी रात को जब ड्राफ्ट आता है तो वजीर कानून भी शुक्रिया अदा कहते हैं, स्टेटमेंट मौजूद है उनकी कि मैंने भी अभी ड्राफ्ट देखा। खुरम साहब ये फैक्ट दुरुस्त नहीं है। ये जब पहली दफा कोशिश की गई थी उस वक्त तक ये बात दुरुस्त थी,
لیکن جب دوسری دفعہ جب اس کی منظوری ہوئی ہے تو اس ڈرافٹ کے اوپر تو 15 دن بحث ہوئی ساری جماعتوں نے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کا ایگریمنٹ ہے اس ڈرافٹ کے اوپر جو 26ویں آئینی ترمیم کا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس وقت وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس کو پورا جو ہے وہ پروسیس جو تھا اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سب جماعتوں نے ویٹ کیا تھا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ججز کو اپوائنٹ کرے گی تو سوال تو اٹھیں گے نا. پھر سوال تو یہ ہے کہ ججز کس طرح ہم اگر اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی رائے کھل کر دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی پارلیمان کی بنائے ہوئے آئین کو تبدیل کر سکے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی خود اسی آئین کی پیداوار ہے جس کے اوپر وہ ججمنٹ کے لیے بیٹھنے لگے. تو آئین بنانا یہ سے قطع نظر ان کا ویو ہے کہ جی پارلیمان جس طرح بنی، لیکن پارلیمان کا بنایا ہوا آئین، قانون نہیں، قانون جج ہونا آئین کے اوپر، لیکن آئین جج نہیں ہو سکتا. ایک تو میری رائے بڑی واضح اس پہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کون سی جنت تھی جس کو 26ویں آئینی ترمیم نے تباہ کر دیا؟ ثاقب نثار کی جنت، گلزار صاحب کی جنت، اگر وہ غلط تھے، اگر ان پہ اعتراضات تھے تو یہ تو مطلب نہیں کہ آپ جو ہے سسٹم کو ٹھیک نہ کیا ہے. ہاں تو میرے خیال میں اگر 26ویں، اور پھر اس پہ بہت اختلاف ہے لیکن اپنی رائے ہر ایک کو، کیونکہ میں آئی تھنک میرے بھائی چند صاحب بھی ہمارے ووٹ ہیں 18ویں اور آئینی ترمیم کے لیے. آپ دونوں ایڈوکیٹس ہیں، وہ تو ہم دونوں نے ڈالے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے جو ججوں کو ایک اختیار دیا گیا، خود مختاری دی گئی کہ ججوں کا تقرر وہ کریں، ججوں کا احتساب وہ کریں، پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے اس میں درستگی لائیں. 15 سال ان کو ملے 2010 سے 2025 تک. پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے عوام کو، آئین کو، جمہوریت کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے ان 15 سال. اب دیکھیں نا، ٹھیک ہے پیپلز پارٹی، اب اگر نہیں، اس پہ اعتراض یہ ہے کہ کیا اگر پارلیمان کا جو رول ہے پارلیمان، دیکھیں یہ ضرور ہے کہ رول پارلیمان کا ہونا چاہیے. اگر ہمیں عدلیہ کو مانیٹر کرنا ہے، پارلیمان کے ذریعے مانیٹر کرنا ہے، یہ کہنا کہ جی ایگزیکٹیو. ندیم افضل چند صاحب، آپ بھی اور ہم سبھی پارلیمانی جمہوریت کے قائل ہیں، مگر کیا پارلیمان جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے اوپر اعتراض ہو کہ یہ درست پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ غلط منتخب ہو کے آئی ہے، تو بھی اس کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے گا آپ کے خیال؟ دیکھیں اس ملک میں کبھی بھی الیکشن تو آئیڈیل نہیں ہوئے. پھر آپ کہیں کہ جو بھی پچھلی پارلیمان نے جو مطلب 18ویں ترمیم یا اس سے پہلے جو ترمیم ہوئی ہیں، وہ جو بھی قانون سازیاں ہوتی ہیں، الیکشن 2008 میں بی بی شہید کے بعد کیا ہوا، پھر اس کو 13 میں کیا ہوا، 18 میں کیا ہوا، ہر الیکشن کو پتہ ہے آپ کو، پاکستان کی قوم جانتی ہے ہر الیکشن میں کیا ہوتا ہے. اور پھر قانون سازی پارلیمان نے کرنی ہے. اب پارلیمان نے یہ نظام ٹھیک کرنا ہے. پارلیمانی نمائندے ہی سٹیک ہولڈر ہیں عوام کے، اور کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے. جب پارلیمانی نمائندوں نے ٹھیک کرنا ہے، الیکشن ریفارمز ہوں یا جوڈیشل ریفارمز ہوں، جس کی میں سمجھتا ہوں بالکل ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے، 26ویں ترمیم کے بعد بھی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں ابھی بھی جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. کوئی نظام عدل آئیڈیل نہیں ہے، بالکل آئیڈیل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں کو نیچے سول ججز سے لے کے سپریم کورٹ کے جج تک لوگوں کے تحفظات ہیں. ہمارے نظام عدل کے اوپر کویسچن مارک ہے. ہمیں ریفارمز کرنی چاہیے، ریفارمز نہیں رکنی چاہیے، کبھی بھی نہیں رکنی چاہیے. کبھی کسی کو پسند، کبھی کسی طبقے کو پسند ہوتی ہے، کبھی کسی طبقے کو پسند ہوتی ہے. لیکن سوال یہ کہ کرے گا پارلیمان، دیکھیں جب 18ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی بنی، افتخار چودھری نے پارلیمانی کمیٹی کو اڑا کے رکھ دیا. حالانکہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس فائنل اتھارٹی تھی، لیکن پارلیمانی کمیٹی نے 1-2 ججز پہ کیا تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، یہ مداخلت ہے، ترمیم کرنی پڑی. پھر انہوں نے بندوق کی نوک پہ 19ویں ترمیم کروائی. 19ویں ترمیم پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، جو افتخار چودھری نے بندوق رکھ کے کروائی کہ کرو ورنہ میں اڑا رہا ہوں. اور اس وقت ہمارے مطلب خرم بھائی کے بہت سارے ہمارے جو مسلم لیگی بھائی تھے، وہ اس وقت افتخار چودھری گڈ بکس میں تھا. تو یہ ہر دور میں کبھی ثاقب ڈاکٹرائن چلتا ہے، کبھی افتخار چودھری ڈاکٹرائن چلتا ہے، کبھی کوئی چلتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جب تک ڈاکٹرائن چلتے رہیں گے یہ اعتراضات تو آتے رہیں گے. اچھا اب اس کے اوپر میں نے اور پیپلز پارٹی ان ڈاکٹرائن کی، پیپلز پارٹی ان ڈاکٹرائنز کی جو جوڈیشل ڈاکٹرائن جو چلتے ہیں نا، یہ زیادہ چلے لاہور سے ہی ہیں، دوسرے صوبے کم ہی مستفید ہوئے ہیں ان سے. لیکن پیپلز پارٹی اس کی وکٹم رہی ہے، بینیفیشری نہیں رہی.
آپ ابھی بھی بول رہے ہیں, آپ کے چیئرمین صاحب نے تعریف کی ہے ابھی پنجاب کی. وہ تعریف دیکھیں, انہوں نے اگر ریسکیو کا کام کیا ہے تو, لیکن اگلا امتحان بھی تو آیا نا. ہم تعریف کریں گے, اچھے کام کی تعریف کریں گے, لیکن جو ڈوبے ہوئے, جو مرے ہوئے لوگ ہیں, ان کے دیکھیں گے نا کیا بحالی کرتے ہیں. اچھا, یہ میں بریک کے بعد آ جاؤں, ایک آدھ نقطہ اسی کانورسیشن سے جڑا ہوا جلدی سے دے دوں. دیکھیں اب ایگزیکٹو اپوائنٹ کر رہا ہے ججز, 300 ارب روپے کا شوگر سکینڈل ہو گیا. کسی نے پوچھا آج وہ عدلیہ ماتحت ہے اس لیے نہیں پوچھ رہی, پوچھ کے دکھائے نا وہ عدلیہ. 300 ارب روپے کا دن دہاڑے ڈاکہ پڑ گیا. 2019 میں پوچھا تھا. اچھا, اور پھر اس کے بعد سکینڈل نہیں ہوا. 1700 ارب کا نہیں پوچھا تھا, نہیں 300 ارب سے زیادہ 1700 ارب کا تو اگر تو آپ میرے خیال میں جو ہے نا وہ 300 ارب کا جو سکینڈل ہوا ہے شوگر کا وہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے. معزز جج مگر یہ پارلیمان پوچھے, معزز جج پارلیمان پوچھے جو پارلیمان جو ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اب میں یاد آ گیا, ابھی کہنا پڑے گا. نہیں, کیونکہ یہ میرے چیئرمین تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, اس کا رکن تھا جس نے ایک بڑی جنگ لڑی کہ سپریم کورٹ اپنے حسابات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش کرے. چیئرمین تھے, میں اس کا رکن تھا. آپ نے حمایت کی جی, نہیں پیش کیا. میں ہمارے سامنے جوڈیشری کا میں خود کور کر ہم اس میں موجود تھے دونوں. ایسے ہی ہے, مگر اب احتساب تو ہونا ہے. ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ پہلے غلط تھا تو اب غلط ہے, تو آگے کیسے بڑھنا ہے, اور پھر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کیا کرنا ہے آگے جا کے, کیا کوئی تحریک بھی بن سکتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ, ہم چونکہ وقت بھی کم ہے, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ابھی بتا رہے تھے ندیم افضل چاند صاحب کے ایجنڈا ڈریون جو جوڈیشری ہے وہ بھی تو رہی ہے انفارچونیٹلی, اور ابھی بھی جو موو ہے کہ جس دن سے نظام کے تسلسل کی بات ہوئی ہے اس کے بعد سے لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو ہماری اسیسمنٹ, لیکن پے در پہ سٹیٹمنٹس. ایجنڈا ڈریون تو ہماری جوڈیشری اپنے انسیپشن سے رہی ہے. پاکستان کی عوام کے خلاف جتنے کرائمز کمٹ ہوئے ہیں, کرائم سین یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. بھٹو صاحب کی پھانسی آپ اٹھا لیں, آپ مارشل لاؤں کو جسٹیفائی کرنا شامل کر لیں, ڈکٹیٹرز کو آئین کے اندر ترامیم کی اجازت دینا شامل کر لیں, کسی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھیننا شامل کر لیں. ٹھیک بات. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی اسی جوڈیشری نے کیا. عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا اور جو آج ہو رہا ہے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اکراس پاکستان, وہ بھی اس کے اوپر بھی خاموشی ہے. پھر 8 فروری کا مینڈیٹ جو چوری ہوا اس کے اوپر بھی یہ جوڈیشری خاموش رہی. آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا, یہ جوڈیشری خاموش رہی. ہر جرم میں جو اس قوم کے خلاف کمٹ کیا گیا, کرائم سین ہمیشہ یہ عدالت ہماری رہی. یہ اس کا ترہ امتیاز ہے پاکستان کی تاریخ میں, اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس نظام کو اسی طرح ولنریبل چھوڑنا ہے کہ یہ اسی طرح ایکسپلائٹ ہوتا رہے, یا اس کو تبدیل کرنا ہے. اگر تبدیل ہمیں کرنا ہے تو اس کا آغاز تو کرنا ہوگا, اور اس کے آغاز کے لیے اب دیکھیں جس ملک میں 5 جج ہائی کورٹ کے باہر نکل کے خط کے ذریعے کہہ رہے ہوں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ بیتی ہے, اور وہاں پر خاموشی چھائی رہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس خط کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اچھا چلے باقی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے پوچھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ان کے جو جواب آئے وہ اور بھی خوفناک تھے. اب کیا اسی طرح سے رہے گا؟ میں ایک ایک کر کے آپ بھی پہلے اس پہ کیسے آگے بڑھا جائے گا, یہ اب ایک سوال ہے نا. دیکھیں, جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو نظام عدل کے چیف جسٹس گزرے ہیں, آج دیکھیں پبلک میں وہ پھر بھی نہیں سکتے, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے نظام عدل ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اس طرح کام نہیں چلے گا. اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنا ہے. سیاسی جماعتیں ہی ٹھیک کریں گی, سیاسی جماعتیں ہی آپس میں بیٹھ, پارلیمان ہی ٹھیک کرے گا, سیاسی جماعتیں ٹھیک کریں گی, لیکن اس میں کسی کو بینیفٹ دینے کے لیے, کسی کو وکٹم کے لیے ایسی بدنیتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن پارلیمان کی سربلندی اس میں کیسے ہوگی, یہ تو پھر دیکھیں سیپریشن آف پاورز ہے ہمارے پاس, لیکن ججوں کی جو تقرری ہے اس میں پارلیمان کا رول ضروری ہے. امریکہ میں تو آپ کو پتا ہے پوری سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی بیٹھتی ہے ایک ایک جج کے اوپر اس کو چیک کرنے کے لیے. تو لہٰذا پارلیمان کا یہ کہنا کہ جی پارلیمان کا رول نہیں ہونا چاہیے. پارلیمان بالآخر پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے, منتخب ہے, عوام کے جو مفادات ہیں ان کی نگہبان ہے, لہذا پارلیمان کا رول اس میں ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے. 1973 کا آئین جب بن رہا تھا, ذوالفقار علی بھٹو فادر آف دا کانسٹیٹیوشن, اس وقت یہ ترمیم ڈسکس ہوئی کہ جس طرح بھارت میں پارلیمنٹ کو اختیار ہے جج صاحبان کا مواخذہ کرنے کا,
تو یہاں پر بھی دی جائے. انہوں نے اس کی نفی کی. انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی جو پاورز ہیں وہ انفیٹڈ نہیں ہے. یہ بھٹو صاحب کے الفاظ ہیں، فریم آف دی کانسٹیٹیوشن. لیکن پھر کون ہوگا جو جوڈیشری کا کرے گا؟ بہت شکریہ. اصل بات یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر فیصلے ہونے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو ہی بات کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بات چیت کے بغیر معاملات حل ہو. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.